क्या पाकिस्तान टूटने की कगार पर है? क्या बलूचिस्तान ने वाकई पाकिस्तान से आज़ादी का ऐलान कर दिया है या ये सिर्फ एक वायरल क्लेम है? सोचिए, अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस अलग होता है तो चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सीपीईसी प्रोजेक्ट का क्या होगा? ग्वादर पोर्ट और पूरी की पूरी साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स का क्या होगा? सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नए फ्लैग, नेशनल एंथम, करेंसी और 85% टेरिटरी पर कंट्रोल जैसे बड़े क्लेम किए जा रहे हैं। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या पाकिस्तान अपने सबसे बड़ी इंटरनल क्राइसिस का सामना कर रहा है? और इस पूरे मामले में इंडिया और चाइना पे क्या असर पड़ने वाला है? आज हम फैक्ट, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स के साथ इसी पूरे मुद्दे का डीप एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर असल में चल क्या रहा है। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आइए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है? सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक स्टेटमेंट में क्लेम किया गया है कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एस्टेब्लिश हो चुका है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया है, नेशनल एंथम अनाउंस कर दिया गया है, प्रपोज्ड करेंसी भी सामने लाई गई है और सबसे बड़ा क्लेम ये है कि 85% टेरिटरी बलोच रेजिस्टेंस ग्रुप ने कंट्रोल में रखी हुई है। इस क्लेम को कुछ बलोच एक्टिविस्ट और सेपरेटिस्ट सपोर्टर्स ने एम्पलीफाई किया और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन की डिमांड की। लेकिन अब तक किसी भी मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशंस या किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री ने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया है और ना ही कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन अवेलेबल है जो बलूचिस्तान के 85% टेरिटरी वाले क्लेम को वेरिफिकेशन दे सके। इसीलिए इस वायरल स्टेटमेंट को वेरीफाइड फैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन सेपरेटिस्ट क्लेम के रूप में जरूर देखा जा सकता है। चलिए अब समझते हैं कि ये मूवमेंट आखिर शुरू कैसे हुआ। अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का लगभग 44% लैंड मास इसी प्रोविंस में है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 5 से 6% के आसपास है। और ये भी क्लेम किया जाता है कि यहाँ दुनिया के कुछ सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, कॉपर, गोल्ड, कोल या रेयर अर्थ मिनरल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका लोकेशन, क्योंकि ये अरेबियन सी के किनारे मौजूद है और ग्वादर पोर्ट इसी प्रोविंस में आता है। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल इसका जो ये है कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होगा, चाइना पे या इंडिया पे या पाकिस्तान पे खुद। बलूचिस्तान से पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के तहत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं। ग्वादर पोर्ट को चाइना इंडियन ओशियन तक पहुंचने का स्ट्रेटेजिक गेटवे के रूप में देखता है। इसी वजह से चाइनीज इंजीनियर और प्रोजेक्ट बार बार यहाँ होने वाले अटैक्स के टारगेट में आते रहते हैं। यहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर चाइना है, क्योंकि सीपीईसी का हार्ट कहा जाने वाला ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में आता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किया है रोड्स में, पोर्ट्स में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, माइनिंग में, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने में। और अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट रिस्क बढ़ेगा, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, सिक्योरिटी कॉस्ट बढ़ेगी और प्रोजेक्ट डिले होते रहेंगे। इसीलिए चाइना ने रिपीटेडली पाकिस्तान से सिक्योरिटी इंप्रूव करने की डिमांड करता है और आगे भी शायद करता ही रहे। अब समझते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का सबसे बड़ा रोल क्यों है यहाँ पर और उसके सामने चैलेंजेस क्या हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आए दिन अपने सिविलियंस को मारते रहती है, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या केपीके में हो, या अभी के टाइम पे आप देख रहे होंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिस तरह से वो अपने सिविलियंस को मार रहे हैं, ओपन फायर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे ही बलूचिस्तान के ऊपर भी ये काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि बलूचिस्तान अपने अलग और इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड काफ़ी टाइम से कर रहा है, वो बढ़ती ही जा रही है। शायद आपको याद होगा कि कुछ मंथ्स पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें बहुत से सिविलियंस मारे गए थे, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ औरतें भी शामिल थीं। उसके बाद से ये प्रोटेस्ट और अटैक ऑन पाकिस्तानी आर्मी जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया। जब उन्होंने वो एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में, उसके बाद से बलोचों ने एक पैटर्न सा बना लिया था कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं भी दिखे उसके ऊपर अटैक करते थे, कभी बम से, कभी गोले से, कभी शूट करके, कुछ भी करके वो उनके ऊपर अटैक करते थे। और
उससे हालत ये हो गई है आज के टाइम पे कि 85% बलूचिस्तान का जो लैंड मास है वो बलूच रेजिस्टेंस फोर्स के हाथ में आ चुकी है, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। और उन्होंने ये क्लेम के बाद एक नई कंट्री का डिक्लेरेशन कर दिया जिसे वो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बोल रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ क्लियरली दिखती है कि पाकिस्तानी आर्मी का अपने सिविलियंस का मारना बहुत ही कॉमन हो चुका है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KPK हो, सिंध हो, या फिर पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी जम्मू या कश्मीर ही क्यों ना हो। अब पाकिस्तानी आर्मी के लिए बलूचिस्तान पे फिर से कब्जा करना इतना आसान दिखता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान एक साथ कई फ्रंट पे फंस चुका है। वेस्ट में अफगानिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान से क्लैश चल रहा है, उसके साथ कभी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, कभी फायरिंग हो रही है, कभी एयर स्ट्राइक हो रही है। तो पहला एक फ्रंट अफगानिस्तान के साथ खुला हुआ है, या फिर दूसरा फ्रंट जो उसका है उसके TTP के साथ हो है, जो TTP लगातार पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कभी भी अटैक कर देती है, कभी ट्रेन हाईजैक कर लेती है, कभी कुछ कर देती है। एक दूसरा फ्रंट वो हो गया। और या तीसरा फ्रंट जो है साउथ वेस्ट में बलूच की इंडिपेंडेंस की जो बात हो, साउथ वेस्ट में बलूचिस्तान है तो उसने भी अपने अटैक्स खोल रखे, वही पाकिस्तानी आर्मी को हर तरफ से मार रही है। और चौथा फ्रंट जो है उसका भारत के साथ उसका पूरा का पूरा जियोपॉलिटिक्स जो है वो भारत से फाइट करने के लिए बना हुआ है, वो कश्मीर की बात करके उसी पे टिका हुआ है। एक फ्रंट वो भी खुला हुआ है। अब उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ सिर्फ इतनी मिलिट्री की प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, करेंसी का प्रेशर है, फूड का इन्फ्लेशन है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो है वो पूरी तरफ से एक फील्ड कोलैप्स होती हुई इकोनॉमी के साथ दिख रहा है। और ये सब सारी चीज़ें अगर एक साथ कोलाइड करते हैं तो एक पाकिस्तान एक कोलैप्स होती हुई कंट्री बनता जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए कि पाकिस्तान में ये आटे की क्राइसिस का क्या नया सीन बन रहा है। पाकिस्तान में आटे की लाइन लगना या जो फ्लोर की क्राइसिस है वो कोई नई बात नहीं। 2019 की बात हो, 2020 हो, 2023 हो, या ऐसे हर कुछ सालों में के बाद पाकिस्तान में आटे की एक लंबी लाइन लगती है। लेकिन इस बार जो सबसे शॉकिंग चीज़ है वो ये है कि इस बार जो शॉर्टेज है वो बलूचिस्तान KPK या POJK में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी में देखने को मिल रही है। ये वही इस्लामाबाद है जहां अभी कुछ डेज पहले सो कॉल्ड इंटरनेशनल समिट्स हुई, फॉरेन डेलीगेट्स आए, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स का वेलकम हुआ, और आज वही सिटी वीट के लिए पंजाब के सामने हेल्पलेस बनी हुई है। ये सिर्फ एक फूड शॉर्टेज नहीं है, ये गवर्नमेंट का और एक गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर का एग्जाम्पल है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर क्राइसिस शुरू कैसे हुआ। बहुत लोग कहेंगे कि शायद क्रॉप फेल हो गई होगी या इस बार प्रॉब्लम अल नीनो के कारण आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी फेलियर है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने वीट मूवमेंट परमिट जो है वो सस्पेंड कर दी है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पंजाब ने कह दिया कि पहले हमारे लोग वीट पर हमारा हक होगा, यानी कि जो पंजाब में जो भी गेहूं पैदा होगा उस पर पहला हक पंजाब के लोगों का होगा, और इस्लामाबाद को पंजाब से वीट नहीं मिलेगा। अब प्रॉब्लम को समझिए, इस्लामाबाद खुद जो है वो वीट प्रोड्यूस नहीं करता, इस्लामाबाद में कोई गेहूं का प्रोडक्शन नहीं होता। उसकी जो फ्लोर मिल्स हैं वो पंजाब से आने वाली गेहूं पे चलती हैं। 45 से अधिक फ्लोर मिल्स के आसपास उनकी सप्लाई एकदम बंद हो गई है। रिजल्ट, प्रोडक्शन रुकने लगी है, फ्लोर कम हो गया, प्राइसेस बढ़ने लगे, पैनिक बाइंग शुरू हुई और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। एग्जैक्टली वही इकोनॉमिक्स जो हर शॉर्टेज में होती है, और रिजल्ट लंबी लंबी लाइनें लगने स्टार्ट हो गई हैं, और पूरे के पूरे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में आटे की एक बड़ी शॉर्टेज देखी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ब्रेक हो जाएगा। सोशल मीडिया क्लेम करना आसान है कि पाकिस्तान बहुत आसानी से टूट जाएगा, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। स्टेट कोलैप्स और स्टेट स्ट्रेस में बहुत डिफरेंस है। लेकिन इसलिए एक बात और भी कहा जा सकता है कि इमीडिएट कोलैप्स तो नहीं होगा, लेकिन ये भी इक्वली सच है कि पाकिस्तान मल्टीपल स्ट्रक्चरल क्राइसिस फेस कर रहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान अपने स्टेट के साथ एक्ट कर रहा है उसका रिजल्ट टूट के ही खत्म होगा। लेट्स वेट एंड वॉच कि कब पाकिस्तान ऑफिशियली टूटता है। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि स्टेट का टूटना इतना आसान नहीं होता, लेकिन 1965 के दौर में अगर किसी से पूछे तो शायद ही कोई होगा जो बोलेगा कि ईस्ट पाकिस्तान टूट जाएगा। लेकिन ऐसा ही 1965 में प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था कोई कि ईस्ट पाकिस्तान टूट के एक बांग्लादेश बन जाएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है टूटने की, और इसने मिलिट्री का एक्शन इतना बुरा और इतना इनह्यूमन है कि अगर मौका मिले तो इनकी खुद की सिविलियन इनको मार दे। क्योंकि अगर 1971 में जब बांग्लादेश बना और अगर उस टाइम इंडियन आर्मी वहाँ न होती तो बांग्लादेश की सिविलियन ही इनकी आर्मी को जान से मार देती। ऐसा नहीं है कि ये बांग्लादेश में पहली बार हुआ या बांग्लादेश में पहली बार होने वाला था। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, KPK हो या POJK हो, यहाँ पे हर रोज पाकिस्तानी आर्मी को बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है वहाँ के सिविलियंस के द्वारा। बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने का क्लेम जरूर किया है, लेकिन आज की डेट में
ना इसे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली है और ना ही इसके टेरिटोरियल क्लेम की कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन इस स्टोरी का असली मैसेज इससे भी बड़ा है। जब कोई देश को अपने ही लोगों पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाने पड़ जाएं, तो उसके बाद वो दिन ज़्यादा दूर नहीं होता जब वो देश टूट जाएगा या टूट जाता है। इसी वजह से आज नहीं तो कल बलूचिस्तान का टूटना लगभग तय है और यहीं से चाइना के CPEC का सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ चाइना के बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हैं जो एंड ऑफ द डे डूब जाएंगे। आने वाले कुछ साल सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं बल्कि पाकिस्तान के फ्यूचर का भी फैसला कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान इस क्राइसिस को संभाल लेगा या बलूचिस्तान उसके लिए इतिहास का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर बनने वाला है और बलूचिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान के KPK और सिंध जैसे प्रोविंस भी अपनी आज़ादी की मांग तेज कर देंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। जय हिंद।